Assalamualaikum students, I am Dr. Rabia। आज हम लोग हिस्ट्री का अपना लास्ट चैप्टर शुरू करेंगे, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को ऑल नो वेरी वेल के जी। आज हम इसका जनरल से इंट्रोडक्शन देंगे, वही सारी बातें होंगी जो हम पुराने सेमेस्टर में पढ़ कर आए हैं। नर्वस सिस्टम इट इज़ वन ऑफ द 11 सिस्टम्स ऑफ द बॉडी। हम बॉडी के 11 सिस्टम्स पढ़ कर आए थे, उनमें से नर्वस सिस्टम एक है जो आपके हायर ऑर्गेनिजम्स उनके अंदर हाईली डेवलप्ड है, ठीक है। और नर्वस सिस्टम जो है वो नर्वस टिश्यूज़ से मिलकर बना हुआ है। नर्वस टिश्यू हमारे पास वो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ वन ऑफ द 4 बेसिक जो हमने टिश्यूज़ पढ़े थे उनमें से एक है, जिसमें बाकी जो थे वो कौन कौन से थे, मसल टिश्यू था, एपिथेलियल टिश्यू था और कनेक्टिव टिश्यू था। तो उनमें से जो 4th टाइप थी दैट वाज द नर्वस टिश्यू। तो ये जो नर्वस टिश्यूज़ हैं अलॉन्ग विद दैट सपोर्टिंग टिश्यूज़ या फिर कनेक्टिव टिश्यूज़ वो मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। दिस सिस्टम इज़ नोन एज द नर्वस टिश्यू, ठीक है। तो फिर इसके अंदर यानी नर्वस सिस्टम के अंदर एक तो हमारे पास वो हाईली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होगा जो कि नर्वस टिश्यू है, उसके साथ साथ हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू होगा। Also makes some contribution to this system by forming the capsules of the ganglia, tubular investment of the nerves and the meninges of the brain। यानी जो हमारे पास नर्वस टिश्यू है वो सिर्फ और सिर्फ जो नर्वस सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ नर्वस टिश्यू से मिलकर नहीं बना हुआ, बल्कि उसके अंदर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू भी है जो कि क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है इन द फॉर्मेशन या इन द फंक्शनिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक हो गया। अच्छा, इसकी अब एग्जांपल्स क्या थी कि हमारे पास कैप्सूल्स ऑफ द गैंग्लिया हो गए, ट्यूबुलर इन्वेस्टमेंट्स हो गई नर्व्स की, या फिर मेनिंजेस ऑफ द ब्रेन हो गए। ये वो पार्ट हैं जो कि कंट्रीब्यूट किए जाते हैं बाय द कनेक्टिव टिश्यू टू द नर्वस सिस्टम। अब हम नर्वस सिस्टम की जो है वो क्लासिफिकेशन देख लें तो हमारे पास 2 तरह की क्लासिफिकेशन थी। एक हमारे पास स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन थी पूरी नर्वस सिस्टम की, एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन थी, और एक हमारे पास फंक्शनल क्लासिफिकेशन थी। जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन थी उसके अंदर तो हमने ये एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन उसमें हमने उसको डिवाइड किया था पूरे नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं CNS और PNS के अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास सारा जो नर्वस सिस्टम है एक्सेप्ट द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड वो होता है। तो ये थी हमारी एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब हम बात करेंगे फंक्शनल क्लासिफिकेशन की। फंक्शनल क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास 2 क्लासेस बनी थी, एक हमारे पास थी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और दूसरी हमारे पास थी सोमैटिक नर्वस सिस्टम। फंक्शन की बेस पे हमने उसको जो विजरस हैं उसकी जो इनोवेशन है वो थी, और एक सोमैटिक नर्वस सिस्टम वॉलेंट्री जो थी क्लासिफिकेशन उसकी क्लास में हमने प्लेस कर दिया। ये हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन होगी नर्वस सिस्टम की। अब हम देखते हैं नर्वस टिश्यू के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ। नर्वस टिश्यू के अंदर 2 मेन कंपोनेंट्स आते हैं, एक तो नर्व सेल्स आएंगे और एक उसके सपोर्टिंग सेल्स होंगे। नर्व सेल को हम न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, और न्यूरॉन्स का हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो हमें न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन का भी हम थोड़ी देर में आगे स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारे पास आते हैं सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स जो हैं वो क्या करें, नाम से पता चल रहा है कि हमें क्या करेंगे, ना सिर्फ सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे बट दे आल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द नर्व सेल्स इन देयर प्रोसेसेस। ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। और सपोर्टिंग सेल्स के अंदर वैरायटी ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम कलेक्टिवली न्यूरोग्लायल सेल्स बोलते हैं। अब ये न्यूरोग्लायल सेल्स हम पहले पढ़े हैं, ठीक है। और जो न्यूरोग्लायल सेल्स हैं, जो नर्व सेल्स हैं, उनकी एक हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, 2 स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो है एक एक्साइटेबिलिटी और दूसरी है कनेक्टिविटी, ठीक है। एक्साइटेबिलिटी क्या होती है कि एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू फिजिकल और द केमिकल स्टिमुलाई बाय जनरेटिंग द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स।
कि जो आपका इन्वायरमेंट है उसके अंदर किसी किस्म का फिजिकल या केमिकल स्टिमुलाई जो आएगा, केमिकल चेंज जो आएगा उसको डिटेक्ट करना। इन अदर सिंपल शॉर्ट वर्ड्स के हमारे पास नर्व इम्पल्स की जनरेशन जो है वो नर्व सेल की एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। द अदर वन इज़ द कंडक्टिविटी, ठीक है, कि अब उसने नर्व इम्पल्स को सिर्फ जनरेट नहीं करना बल्कि उसने उसको कंडक्ट भी कराना है, उसको अलोंग द होल ऑफ द लेंथ जो है वो लेकर जाना है। तो दिस इज़ कॉल्ड द कंडक्टिविटी। ये नर्व सेल की प्रॉपर्टी है। तो जो आपके सपोर्टिंग सेल्स हैं, जो न्यूरोग्लाइल सेल्स हैं, उनके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो नहीं होती, यानी दे आर नॉट एक्साइटेबल एंड नॉन कंडक्टिव थ्रू द नर्व इम्पल्स। अब ये जो न्यूरल ग्लाइल सेल्स हैं इनके सिर्फ हम वही जैसे हम इनकी थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है वो पहले पढ़ आए हैं। अब मैं सिर्फ नाम लूँगी कि हमारे पास जो है वो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं सीएनएस के अंदर, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं सीएनएस के अंदर। एस्ट्रोसाइट्स हमारे पास स्टार शेप्ड सेल्स थे, इनके फर्दर 2 टाइप्स थी। द नेक्स्ट वन इज़ द, ये ब्लड ब्रेन बैरियर में काम कर रहे थे। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स हैं सीएनएस के अंदर, ये हमारे पास बिल्कुल वो काम करते हैं जो श्वान सेल्स करते हैं पीएनएस के अंदर, यानी माइलिन की शीट बनाते हैं। जो न्यूरॉन्स आपके सीएनएस में पड़े हुए हैं उसके अराउंड जो माइलिन शीट होगी ये बनेगी बाय द ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इसके अलावा हमारे पास माइक्रोग्लाइल सेल्स होते हैं। माइक्रोग्लाइल सेल्स हमारे पास माइक्रोफेजेस हैं। हमने कहा था कि डेवलपमेंट के दौरान जो है वो मोनोसाइट्स ब्लड के अंदर आते हैं और वो डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं इनटू माइक्रोग्लाइल सेल, इनका फेगोसाइटिक एक्शन है। द नेक्स्ट टाइप इन द सीएनएस इज़ द एपेंडाइमल सेल्स। ये एपेंडाइमल सेल्स जो हैं हमने पढ़े थे कि ब्रेन के अंदर हमारे पास वेंट्रिकल्स होते हैं, एक वेंट्रिकुलर सिस्टम है। उस वेंट्रिकुलर सिस्टम की जो लाइनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है बाय द एपेंडाइमल सेल्स, और वो जो वेंट्रिकल्स हैं वो सीएसएफ के प्रोडक्शन में काम करते हैं। पीएनएस की अगर हम बात करें तो पीएनएस के जो सपोर्टिंग सेल्स हैं उसमें हमारे पास श्वान सेल्स आते हैं। श्वान सेल्स का वही काम है कि उन्होंने क्या बनानी है, माइलिन की शीट बनानी है, इंसुलेटिंग शीट बनानी है अराउंड द एक्सॉन्स, और फिर हमारे पास स्टेरॉइड सेल्स हैं जो कि पीएनएस के अंदर आते हैं। दीज आर सम ऑफ द सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, जो कि हम पहले से पढ़ रहे थे, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दे दिया। द नेक्स्ट इज कि हमारे पास जो न्यूरॉन्स हैं, ये नर्व सेल्स हैं, उन अब हमने उस नर्व सेल को, ये न्यूरॉन को पढ़ना है। अगेन हम 8वीं क्लास से या 9वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि न्यूरॉन जो है उसके अंदर उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक सेल बॉडी होते हैं और दूसरा हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं। जो सेल बॉडी है, पहले हम सेल बॉडी को पढ़ लेते हैं। सेल बॉडी का दूसरा नाम जो है वो सोमा भी है, ये पेरिकार्डियम भी बोलते हैं उसको। अब इसके अंदर हमारे पास क्या पड़ा होता है, जैसे बाकी सेल्स हैं सारे, बाकी सेल्स के पास भी न्यूक्लियस होता है, इसके पास भी न्यूक्लियस है। साइटोप्लाज्म होगा, बाकी सेलुलर ऑर्गेनेलीज वगैरह होंगी। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेंगे कि हमारे पास जो आपके न्यूरॉन्स हैं, ये नर्व सेल्स हैं, उनका जो न्यूक्लियस होगा वो तो सबसे पहले सेंटर में प्लेस्ड होगा। उसके कुछ फीचर्स हैं, वो लार्ज होगा, पेल स्टेनिंग होगा, ठीक है, और उसके अंदर न्यूक्लियोलस जो होगा वो मोस्ट प्रोमिनेंट होगा। दीज आर सम ऑफ द फीचर्स जो कि न्यूक्लियस और द नर्व सेल से रिलेट करते हैं। अब अगले हम बात करते हैं, न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस के अलावा जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज होती हैं वो भी होती हैं। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज के साथ साथ जो नर्व सेल्स हैं उनके अंदर मतलब इंक्लूजन्स होती हैं, और इसके साथ साथ हमारे पास साइटोस्केलेटन होता है। अब हम डायमेंशंस की बात करें तो जो एक वाइड रेंज ऑफ वैरायटी आती है हमारे पास सोमा के अंदर, कि जो आपका सेल बॉडी है न्यूरॉन्स की, वो देखी जाए तो एज स्मॉल एज 4 माइक्रोमीटर इन डायमीटर है, जैसे कि हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स के ग्रेन्यूल सेल्स के अंदर देख रहे हैं, और इतनी बड़ी भी होती है कि 135 माइक्रोमीटर हो उसका डायमीटर, जैसे कि इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है। साइटोप्लाज्म की बात कर रहे थे हम कि साइटोप्लाज्म, जैसे कि हमें पता है कि जो उसका
उसके ऑर्गेनेलिस हैं उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ राइबोसोम्स होते हैं जो कि अटैच होते हैं टू दैट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स हैं, अगेन वही के सारे वो आपके ऑर्गेनेलिस हैं जो कि एक नॉर्मल सेल के अंदर पड़ी हुई होती हैं। तो इसी तरह से जो सेल बॉडी है उसके अंदर भी हमारे पास ये सारी ऑर्गेनेलिस पड़ी हुई होंगी। अगर हम इंक्लूजन्स की बात करें तो जो मोस्ट कॉमन इंक्लूजन है वो हमारे पास लिपोफ्यूसिकन के ग्रेन्यूल्स हैं। लिपोफ्यूसिकन्स के जो ग्रेन्यूल्स हैं वो अब हमें पता है कि लिपोफ्यूसिकन जो है वो क्या था, हम पढ़ कर आए हैं पीछे कि हमारे पास ये जो आपकी सेल के डिग्रेडेड पार्ट होते हैं वो इसमें स्टोर हुए हुए होते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है इसका साइज भी बढ़ता रहता है क्योंकि जो डिग्रेडेड पार्ट्स होते हैं वो डिग्रेडेड मटेरियल जो होता है वो इन फ्यूसिकन्स के अंदर जो है वो स्टोर किया हुआ होता है। इन लिपोफ्यूसिकन के अलावा हमारे पास दो एरियाज ऑफ द ब्रेन, ये दो स्ट्रक्चर्स ऑफ द ब्रेन ऐसे हैं जिनके पास एक एडिशनल मेलानिन पिगमेंट होता है। वो कौन कौन से हैं, एक सबस्टेंशिया नाइग्रा ऑफ द मिड ब्रेन है, जबकि दूसरा हमारे पास लोकस कोरियलिस ऑफ हाइंड ब्रेन है। ये दो वो स्ट्रक्चर्स हैं ब्रेन के जिनके पास मेलानिन पिगमेंट होता है। ये इंक्लूजन्स होगी। इंक्लूजन्स के अलावा हमने पढ़ा था कि साइटोस्केलेटन ऑफ द जो न्यूरॉन सेल्स हैं उसके अंदर क्या क्या आता है, न्यूरोफिलामेंट्स आते हैं और माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आएंगे जिसके अंदर। ये था हमारा सेल बॉडी, ठीक है। अब हमने पढ़ने हैं प्रोसेसेस। प्रोसेसेस एक तरह से धागे की तरह का स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ये दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास डेंड्राइट्स होते हैं और दूसरे हमारे पास एक्सॉन्स होते हैं। डेंड्राइट्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, एफरेंट होंगे, यानी नर्व इम्पल्स को टूवर्ड्स द सेल बॉडी लेकर जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी नर्व सेल्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनके पास ब्रांचेस ऑफ डेंड्राइट्स होते हैं, एक से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। जब एक से ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगी तो फिर वो हमारे पास क्या करेंगी, उनका जो रिसेप्टिव एरिया होगा फॉर द नर्व इम्पल्स को टेक करने का वो बढ़ जाएगा। These branches being thinner than the main stem, जो मेन स्टेम है उससे थिन होना शुरू होंगी। ज़ाहिर ब्रांचेस हैं तो थिन होना शुरू हो जाएंगी। जो डेंड्राइट्स हैं उसके भी अंदर हमारे पास सारी ऑर्गेनेलिस वैसी ही हैं जैसे कि साइटोप्लाज्म ऑफ द सोमा के अंदर हम देख कर आए थे। सिर्फ एक का डिफरेंस है, दैट इज़ द गोल्जी अपरेटस, वो नहीं होती इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द डेंड्राइट्स। अनदर फीचर इज़ कि हमारे पास जो डेंड्राइट है उसके ऊपर स्मॉल नोब लाइक आउटग्रोथ आई हुई होती है जिसको हम डेंड्राइटिक स्पाइन्स या गिम्यूल्स बोलते हैं। दीज आर द साइट्स ऑफ द साइनेप्टिक कॉन्टैक्ट्स। ये तो हमारे डेंड्राइट्स का। अब हम पढ़ेंगे एक्सॉन्स का। एक्सॉन्स जो है वो हमारे पास इफरेंट प्रोसेसेस होंगे, ठीक है, यानी नर्व इम्पल्स को लेकर जाएंगे अवे फ्रॉम द सोमा, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये सर्व करते हैं, यानी अब इन्होंने नर्व इम्पल्स को, ठीक है, कहाँ पे ट्रांसमिट करना है, या तो दूसरे न्यूरॉन को देंगे या फिर इफेक्टेड सेल्स को देंगे। अब इफेक्टेड सेल्स हमारे पास दो तरह के हैं, स्मूथ मसल्स या मसल्स, ठीक है, वो स्मूथ मसल्स भी हो सकते हैं या फिर स्केलेटल मसल्स भी हो सकते हैं, और इसी के साथ साथ हमारे पास ग्लैंड्स, ये दो इफेक्टेड सेल्स हैं। एक्सॉन्स जो हैं वो हमारे पास सोमा से ओरिजिनेट करते हैं एट शॉर्टली pyramid shaped region known as एक्सॉन हेलिक्स, ठीक है। ये वो रीजन है जहाँ पे हमारे पास नीजल्स ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं। ये अब एक्सॉन के फीचर है कि वो क्या है, लार्जर होगा, सीधा होगा और थिनर होगा देन दैट ऑफ द डेंड्राइट्स। एक्सॉन्स की अगर हम बात करें उसके डायमीटर की और उसकी लेंथ की, तो इसके डायमीटर जो है वो इट मे बी लेस देन अ माइक्रोमीटर या मे बी सेवरल माइक्रोमीटर। अगेन वही रेंज हमारे पास आ गई। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर से लेकर हमारे पास मोर देन अ मीटर जो है वो लेंथ हो सकती है। द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन इज नोन एज एक्सोप्लाज्म एंड द मेम्ब्रेन अराउंड द एक्सॉन इज नोन एज एक्सोलेमा। एक्सोप्लाज्म के अंदर हमारे पास ऑर्गेनेलिस जो होंगी वो क्या होंगी, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। यहाँ पे जो एक बात याद रखने वाली है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसके अंदर नीजल्स बॉडीज की नीजल्स ग्रैन्यूल्स नहीं होंगे, ठीक हो गया, एक्सोप्लाज्म ऑफ द एक्सोप्लाज्म के अंदर। अब हमारे पास एक्सॉन्स की साइड ब्रांचेस होती हैं जिसको हम कोलेटरल्स बोलते हैं। एक्सॉन्स जो हैं वो हमारे पास
कवर्ड होते हैं विद दैट ऑफ द लिपिड रिच कवरिंग, जिसको हम माइलिन बोलेंगे, माइलिन शीट। अभी हम इसको एक्सोन को क्लासीफाई भी करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीट। एक्सोन्स जो हैं उसके बाद अब कोलेटरल्स जो हैं वो एंड कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग इनटू द सेवरल स्मॉल ब्रांचेस, जिसको हम टीलोडेंड्रिया बोलेंगे, ठीक है। एक्सोन कोलेटरल्स हों या टीलोडेंड्रिया हों, इन दोनों पे हमारे पास नोब लाइक एक्सपेंशंस होती हैं अलोंग द कोर्स, ठीक है, या फिर उनके एंड्स पे, उनकी लेंथ पे या उनके एंड्स पे जो है हमारे पास एक्सपेंशंस होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल बॉटम्स बोलते हैं, ठीक है। और ये बॉटम्स जो हैं ये क्या बनाती हैं, साइनैप्स बनाती हैं विद दैट ऑफ द एडजेसेंट न्यूरॉन। अगर तो न्यूरॉन से अगला जो स्ट्रक्चर है जिसको उसने नर्व जो है वो ट्रांसमिट करनी है, इम्पल्स ट्रांसमिट करनी है, ठीक है, वो न्यूरॉन है तो या तो न्यूरॉन को देगा या फिर इफेक्टर सेल्स को देगा मैसेज। अब हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। न्यूरॉन्स की मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उनके शेप की बेस पे हम उसको डिवाइड करते हैं 4 क्लासेस के अंदर, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, सीडो यूनिपोलर, मल्टीपोलर और बाइपोलर। जो यूनिपोलर न्यूरॉन्स हैं उनका सिर्फ एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जो एक्सोन के तौर पर काम करता है। और अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो हमारे पास मेसेंसेफलिक न्यूक्लियस होता है, 5th क्रेनियल नर्व जो है वो सिंगल आपका जो पोलर न्यूरॉन है उसकी टाइप है। द अदर वन इज द सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास सिंगल प्रोसेस होता है जो कि 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है सेल बॉडी के पास, और एक ब्रांच उनमें से जो है वो पास करती है टुवर्ड्स द पेरिफेरी और डेंड्राइट के तौर पे काम करती है, जबकि दूसरी जो है वो पास करती है टुवर्ड्स द सीएनएस और वो एक्सोन के तौर पे काम करती है, ठीक है। यानी एक एक्सोन या एक जो प्रोसेस है वो 2 में डिवाइड हो जाता है और डेंड्राइट और एक्सोन के तौर पे काम करता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो हमारे पास जो डोर्सल रूट गैंग्लिया से न्यूरॉन्स आएंगी वो सीडो यूनिपोलर न्यूरॉन के एग्जांपल्स होंगे। अदर वन इज द बाइपोलर न्यूरॉन्स, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास 2 प्रोसेसेस होंगे जो कि आपकी बॉडी के 2 ऑपोजिट पोल्स से जो है वो निकलेंगे। इसके अगर हम एग्जांपल्स देखें या बॉडी में जगह देखें कि कहाँ कहाँ पे ये पड़े हुए हैं, तो बाइपोलर है तो बाई से याद रखें, मतलब आपकी आई से रिलेटेड स्ट्रक्चर को करेंगे। अब इससे आपने ये याद रख लेना कि हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, रेटिना में पड़ा हुआ है और फैक्ट्री एपिथेलियम। ये ऑल्दो आई का स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन आपने रेटिना से याद रखना है कि आई, नोज और जो आपकी ईयर है, ठीक है, वेस्टिब्यूल और कॉक्लियर गैंग्लिया का जो है इससे याद रखना है, आई, नोज और क्या कहते हैं ईयर से, ये उससे रिलेटेड जो है ना वो आपने कर लेना है बाइपोलर को। द नेक्स्ट वन इज द मल्टीपोलर न्यूरॉन्स। इनके पास एक एक्सोन होता है और एक से ज़्यादा डेंड्राइट्स होते हैं। जो मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी के न्यूरॉन्स हैं वो इस वैरायटी से बिलोंग करते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल्स देखें तो हमारे पास पायरामिडल सेल्स ऑफ द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, परकिंजी सेल्स ऑफ द सेरिबेलर कॉर्टेक्स, इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है वो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अगले क्लासिफिकेशन हमारे पास है फंक्शनल क्लासिफिकेशन के फंक्शन की बेस पे हमने उसको क्लासीफाई करना है। इसमें हमारे पास आते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। नाम से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेंगे, सेंसरी स्टिमुलस को लेकर जाएंगे फ्रॉम द एनवायरनमेंट और फ्रॉम द टिश्यूज और ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी टू द सीएनएस, ठीक है। यानी सेंसरी स्टिमुलस को फ्रॉम द साइट ऑफ आपके मैसेज से सीएनएस तक लेकर जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज मोटर न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं, ये कन्वे करते हैं इम्पल्सिस को फ्रॉम सीएनएस टू द आपके इफेक्टर ऑर्गन्स, ठीक है। या फिर मोटर हैं तो मतलब इनका एक्शन क्या होगा, मोटर होगा। सीएनएस से या गैंग्लिया से लेकर जाएंगे इफेक्टर सेल तक लेकर जाएंगे या फिर दूसरे न्यूरॉन तक लेकर जाएंगे, मोटर न्यूरॉन तक। इंटर न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें तो इंटर न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे पास मिक्स्ड न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। ये आपका जो सीएनएस और यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर पड़ा हुआ होता है। ये कम्युनिकेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं मैसेजेस को जो आ रहे हैं और जो जा रहे हैं। अदर टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो हमारे पास है लेंथ ऑफ द एक्सोन के अकॉर्डिंग। इसमें गोल्जी टाइप 1 है और गोल्जी टाइप 2 है। जो गोल्जी टाइप 1 है उसको आपने इस तरह से याद रखना कि इसके बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं, ठीक है। डेंड्राइट्स जो होंगे वो बहुत सारों के अंदर होंगे, मतलब दोनों के अंदर होंगे, बहुत सारे होंगे, ठीक है। और
एक्सोन की लेंथ की बेस पर कर रहे हैं तो इसका एक्सोन जो होगा वो बहुत बड़ा होगा, ठीक है। एंड क्या होगा, a very large axon that leaves the grey matter and passes to the other regions of the CNS via the white matter or leaves the CNS and becomes the peripheral nerve fibers. अब एक्सोन गोल्जी टाइप 1 है, उसके एक्सोन बहुत बड़े हैं, या तो वो क्या कर रहा है कि वो लीव कर रहा है ग्रे मैटर को और पास करेगा टू द अदर रीजन्स ऑफ द CNS वाया द वाइट मैटर और लीव्स द CNS एंड बिकम्स द पेरिफेरल नर्व फाइबर। अगर आपको स्ट्रक्चर याद हो तो आउटर कॉर्टेक्स था, इनर हमारे पास आउटर जो था वो हमारे पास क्या था, क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स आपका ग्रे मैटर था, उसके नीचे वाइट मैटर था ब्रेन के अंदर। तो वो यही कह रहा है कि अगर या तो वो कॉर्टेक्स से नीचे वाइट मैटर आएगा और फिर नीचे आपके आके पेरिफेरल नर्व फाइबर बनाएगा, इतना लंबा फाइबर होगा। फॉर एग्जाम्पल द pyramidal cells ऑफ द cerebral cortex एंड द इंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारे पास गोल्जी टाइप 1 की है जिसका एक्सोन बहुत बड़ा होगा। द अदर टाइप इज द गोल्जी टाइप 2 जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे ब्रांच्ड डेंड्राइट्स होंगे और बहुत छोटा सा जो है वो एक्सोन होगा जो कि ग्रे मैटर को इनलीव कर रहा है, ठीक है। इन विच द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन लाइज, ठीक है, यानी जो आप अगर तो वो ग्रे मैटर के अंदर पड़ा हुआ है तो सेल बॉडी उसकी ग्रे मैटर के अंदर पड़ी हुई है तो एक्सोन भी उसका वहीं पे पड़ा हुआ है। ये हमारे पास जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स और सेरिबेलर कॉर्टेक्स हैं उसके अंदर ज़्यादा पड़े हुए होते हैं। अब हम बात करेंगे नर्व फाइबर्स की। नर्व फाइबर्स जो हैं वो दो तरह की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ माइलिन शीथ के हमारे पास। अगर तो ऐसे नर्व फाइबर्स जिनके अराउंड माइलिन की शीथ होगी तो उनको हम माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स बोलेंगे और जिनके अराउंड नहीं होगी वो शीथ उसको हम अनमाइलिनेटेड बोलेंगे। जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं उनके अराउंड माइलिन शीथ होगी। माइलिन शीथ जो है वो हमारे पास लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है जिसमें प्रोटीन का प्रोपोर्शन 80%, लिपिड का प्रोपोर्शन जो है वो क्या है 80% है और जो प्रोटीन का प्रोपोर्शन है वो 20% है। जो माइलिन है वो हमारे पास हाईली रिफ्रैक्टिव इन नेचर होती है और हमारे पास वाइट अपीयर होती है ऑन द ग्रॉस इंस्पेक्शन। माइलिन शीथ जो है वो कौन कौन से सेल्स या माइलिन जो है वो कौन से सेल्स रिलीज करते हैं, पीएनएस में श्वान सेल्स होते हैं और सीएनएस में ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स होते हैं जो कि एक्सोन के अराउंड जो है वो स्पाइरल अरेंजमेंट में रैप अराउंड हुए हुए होते हैं और इस तरह से इनकी अरेंजमेंट होती है। माइलिन शीथ जो है वो कंटिन्यूस नहीं होती, ठीक है, उसके बीच में हमारे पास क्या होती हैं, जंक्शंस होते हैं, बीच में गैप्स होते हैं। ये इंटरप्शंस जो हैं इसको हम नोड्स ऑफ रेनवायर बोलते हैं, ठीक है, और इस तरह से उसमें इम्पल्स जो है वो ट्रैवल करती है जिसको हम सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। तो ये माइलिन शीथ कंटिन्यू नहीं है। यहाँ पे हमारे पास माइलिन क्योंकि इंसुलेटिंग शीथ है, अब इंसुलेटिंग है तो कंडक्शन किस तरह से होगी, कंडक्शन इन जोन्स से होगी जो कि शीथ फ्री होंगे, माइलिन फ्री होंगे, ठीक है, इनको हम इंटरनोड्स बोलते हैं। ये सारी माइलिन शीथ है, यहाँ पे माइलिन शीथ नहीं होगी तो ये हमारे पास क्या है, आपकी शीथ फ्री जोन है जिसको हम इंटरनोड्स बोलेंगे। वन श्वान सेल फॉर्म्स ओनली वन इंटरनोड, एक श्वान सेल एक इंटरनोड बनाता है। द न्यूक्लियस ऑफ द श्वान सेल जो होते हैं वो पेरिफेरी ऑफ द शीथ के अराउंड पड़े हुए होते हैं जबकि आपका सिंगल ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है वो प्रोवाइड करता है माइलिन शीथ्स को। सीएनएस और पीएनएस की बात हो रही है यहाँ पे। जो श्वान सेल का आउटर एस्पेक्ट होता है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर पड़ा हुआ होता है। अगर हम इंटरनोडल डिस्टेंस की बात करें ऑफ द सीएनएस तो फिर हमारे पास जो इंटरनोडल डिस्टेंस होगा सीएनएस के अंदर वो शॉर्टर होगा जबकि पीएनएस के अंदर वो ज़्यादा होगा। इंटरनोडल डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ द नोड्स। अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये तो सबसे पहले एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, एक्सोन को, और दूसरा जो इसका फंक्शन है वो क्या है कि ये स्पीड अप कर देता है वेलोसिटी ऑफ द इम्पल्स, ठीक है, इम्पल्स का जो ट्रैवल है उसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है और सॉल्टेटरी वे में जो है वो मूव करता है, यानी जंपिंग मैनर के अंदर नर्व जो है वो ट्रैवल करती है जैसे मैंने अभी ये बनाया। एंड नॉट अलोंग द होल ऑफ द लेंथ, यानी सीधी वो जो है ना इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल नहीं करेगी, जंप्ड वे में जो ट्रैवल करेगी। द अदर टाइप इज द अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, नाम से पता चल रहा है कि उसके अराउंड जो होगी वो माइलिन की शीट नहीं होगी। पीएनएस में अगर हम अनमाइलिनेटेड एक्सोन्स की बात करें तो वो लाई करते हैं इन द क्लेफ्ट फॉर्म्ड बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ श्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द एक्सोन्स, ठीक है, कि वो जो क्लेफ्ट बनता है बाय द इन्वेजिनेशन ऑफ श्वान सेल्स
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इमेजिनेशन जो होती है उससे जो क्लेफ्ट बनेगा वो अनमाइलिनेटेड एक्सोन में होगा, ठीक है। और जो सिंगल श्वान सेल होता है मे लॉज मैनी ऑफ द एक्सोन्स along its length a single unmyelinated fiber passes through the cleft of a number of Schwann cells, ठीक है। अगर हम पूरी लेंथ की बात करें तो हमारे पास जो सिंगल अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर है वो क्लेफ्ट्स के थ्रू नंबर ऑफ Schwann सेल्स को क्रॉस करता है, पास करता है। CNS की अगर हम बात करें तो फिर वो क्या है, these are not established and run free। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जो बात नहीं समझ आएगी वो आप काइंडली मुझसे पूछ लेना। और अब हमारा ये हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है, तो अब आप लोग जो है ना वो टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएं। इसके बाद टेस्टिंग होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।